सर पहली बात तो जिस समय पिताजी का डेथ हुआ था उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, तो उतना मुझे याद भी नहीं है कि कब क्या हुआ था। बट शुरू से ही बचपन से ही मेरे चाचा जी हम लोग का देख रेख और उन्हीं के संरक्षण में पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हुआ हूँ। और बीटेक के लिए बाहर गया था और बचपन से ही मुझे सिविल सेवा में जाने का बचपन से ही शौक था। बट उसके लिए भी तो ग्रेजुएशन करना ही, क्या बोलते हैं, बड़े भैया तो डॉक्टर बन गए, हम भी इंजीनियर बन तो गए, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया। सर देखिए, माँ का रोल तो कोई ले ही नहीं सकता है, माँ का रोल तो अलग लेवल है। और जहाँ तक माँ की बात रहे तो माँ एक तरह से बैकबोन का काम करती है। दादाजी किसान हैं जो कि हमेशा खेतों में ही काम करते थे, लेकिन दादाजी बचपन से ही, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चाहे अच्छा हो, हम लोग घर में सारे लोग को एजुकेशन होने के बावजूद भी विदाउट दहेज का किए, 1 रुपया पैसा नहीं लिए। तो सर हमारे घर में दहेज का तो सिस्टम है। मैं हूँ ललन कुमार और आप रिपब्लिक झारखंड देखना शुरू कर दिए हैं। साथियों, ये कहावत बड़ी ही लोगों के बीच में मशहूर है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। जी हाँ, और कई ऐसी सफलता की शोर की कहानियाँ आप सुनते होंगे जो बड़ी खामोशी से मेहनत करते हैं और एक दिन उनकी सफलता इतनी शोर मचाती है कि दुनिया के कोने कोने तक उनकी सफलता पहुंच जाती है। सफलता की कहानी पहुंचती है, उनकी संघर्ष की कहानी पहुंचती है, उनके परिवार से जुड़ी हुई कहानी, तमाम तरह की कहानियाँ पहुंचती हैं। आज उसी तरह की एक सफलता की कहानी लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने बचपन में तंगी देखी, जिन्होंने बचपन में अपने पिता का जो हाथ है अपने सर से उठता हुआ देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज उनका जो हिम्मत एक ऐसे मुकाम तक पहुँचाया है जिनकी कहानी सुनना आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं होगा। तो हमारे जस्ट बगल में दाहिने साइड जो बैठे हैं, नाम इनका पंकज कुमार यादव है। इससे पहले कि इनसे कुछ सवाल करें, पंकज जी, आपको जेपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। तो बता दें कि पंकज जी का जो चयन है वह एसटीओ के पद पे हुआ है, जिसे हम कहते हैं वाणिज्य कर पदाधिकारी। और यही जेपीएससी परीक्षा जो अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, तमाम तरह की खबरें आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं गढ़वा में हूँ, गढ़वा के मिराल प्रखंड से हम ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं और वहाँ से निकल करके ये एसटीओ के पद तक पहुँचे हैं। इनके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसा था पंकज जी का जीवन, कैसे यहाँ तक पहुँचे। चूँकि उम्र भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कम है और ये एसटीओ तक का पद हासिल करना इस उम्र में अपने आप में एक कहानी बन जाती है। तो ज़्यादा कुछ न बोलते चाहेंगे, पंकज जी ही अपने बारे में कुछ बताएं, अपने प्रारंभिक जो पढ़ाई थी उसके बारे में और अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताएं। सबसे पहले तो प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में आप बताएंगे, कहाँ से किए थे पढ़ाई? जैसा कि देखिए सर ने बताया, मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ। मैं मिराल से ही रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव स्तर पे हुई है, राजकीय मध्य विद्यालय रेजो से ही। इसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई नामधारी कॉलेज से किया। इसके बाद उस शिक्षा के लिए मैंने झारखंड से बाहर गया था और जिसमें मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद 2 सालों तक मैंने प्राइवेट जॉब भी किया। इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी में लग ही गया था। इसके बाद से मेरा दूसरा अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आप दिए थे उस वक्त हुआ नहीं था तो? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा 2 मार्क्स से नहीं हो पाया था। मतलब इतना माइनर, बस 2 मार्क्स के लिए नहीं हुआ था? जी सर, जी सर। यही होता है, जब लोग 2-2 मार्क्स के लिए जब पीछे हटते तो उनका मनोबल डाउन होता है, लेकिन इसके विपरीत आपने अपने मनोबल को और बढ़ाया और आज एसटीओ का पद। जी सर, जी सर। तो अगर देखा जाए तो रेजो जैसा गांव, जहाँ के आप बताए प्राथमिक विद्यालय में, लोग गांव में एक भ्रम होता है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, बड़े बड़े विद्यालय जहाँ पे हज़ारों रुपये फीस होती है, वहीं से पढ़ोगे तो नौकरी होगा। क्या लगता है, आपकी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी या कहीं सरकारी स्कूल से पढ़े थे? नहीं सर, प्रारंभिक शिक्षा तो सरकारी स्कूल से ही हुई थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छे जगह से होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर प्रारंभिक शिक्षा ही अगर कमज़ोर हो जाएगी तो आगे चलकर जो हायर एजुकेशन है उसको ग्रहण करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होते हैं। अगर पेरेंट अगर एक्टिव रहेंगे तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है। बट सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा का दिक्कत तो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं है। लेकिन अभी आप जिस पद पे चयनित हुए हैं, अब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बॉडी बन गए हैं। क्या लगता है कि शिक्षा में सुधार करने के लिए, अब हम समझते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र आपका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हर एक विभाग पे पकड़ जरूर होगा, क्योंकि जेपीएससी का एक सब पद होता है, हर एक विभाग पे थोड़ी थोड़ी पकड़ जरूर होती है। तो शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या आपकी कुछ शिक्षा जाहिर करेंगे? सर देखिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए पहली बात तो ज़रूरी है कि जो बच्चों का जो पेरेंट हैं, पेरेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर पेरेंट अगर एक्टिव होते हैं तो किसी भी स्तर का स्कूल है वहाँ पढ़ाई व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। अगर पेरेंट ही एक्टिव नहीं है
तो शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है सुधार करने का, और ऐसे भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो एजुकेशन पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो शायद एजुकेशन स्तर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपके बारे में कहानी हम सुने, बहुत मुझे अंदर से प्रेरित किया। मतलब इतने दिनों तक मुझे पता नहीं था, लेकिन हम आज जब आपके घर गए तो पता चला। जब आपकी उम्र 5 से 7 साल के आसपास रहेगी तब आपके पिताजी का निधन हो गया था। जी जी। वो एक बहुत ही कठिन क्षण होता है किसी भी बच्चे के लिए या बेटी के लिए, कि एक बाप का हट उठ जाना, उसके सर से जैसे लगा जैसे आसमान ही गायब हो गया। उस कंडीशन में अपने आप को संभाल कर एसटीओ तक पहुँचे, कैसा उस संघर्ष का कैसा? हाँ सर, पहली बात तो जिस समय पिताजी का डेथ हुआ था उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, तो उतना मुझे याद भी नहीं है कि कब क्या हुआ था। बट शुरू से ही, बचपन से ही मेरे चाचा जी हम लोग का देख रेख और उन्हीं के संरक्षण में पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हुआ, तो मुझे वैसा कभी आज तक लगा नहीं कि पापा हैं या चाचा हैं। चाचा गाइडेंस में सारा कुछ काम हुआ, और पापा को बारे में याद नहीं है, तो उतना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और अधिकारी बनने तक चाचा का ही सहयोग है। वाह। कहते हैं ना सर कि भाई का जन्म होता है विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन बड़ी अफसोस होता है कि आजकल लोग विपत्ति नहीं संपत्ति बांटने में अपना जो है भाई का पद निभाते हैं। लेकिन इनकी जो कहानी है वह विपत्ति बांटने वाली है। इनके चाचा बोल रहे हैं कि चाचा का परवरिश ऐसा मिला जैसे पता ही नहीं चला कि पिताजी के हैं। उस महान आत्मा, उस महान चाचा जी का नाम हम जानना चाहेंगे। विजय कुमार यादव। अच्छा, विजय कुमार यादव। जी जी, जो अभी पंचायत सचिव हैं गढ़वा में। अच्छा, तो विजय कुमार यादव जो चाचा जी हैं, ऐसे चाचा अगर हर घर में होने लगे तो इस तरह के हर भतीजा एसटीओ के पद को पा सकते हैं। ये यहीं पे कहानी एक मोड़ लेता है, जहाँ पे हम सबों को, मैं समझता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं उनको यहाँ पर प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अक्सर जो भाइयों में जो तनमन होती है, यहाँ पर आकर के आपको एक बड़ी सीख मिल सकती है। पंकज जी, आप बोले कि हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर गए थे। जी जी। तो बाहर जाने के बावजूद होता है कि कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ महंगा कोचिंग, कुछ सस्ता कोचिंग। कैसा लगता है कि मतलब कोचिंग का कितना रोल होता है कोई भी नौकरी पाने में? सर एक्चुअली मैं बाहर गया था ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा। मैं कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं गया था। बेसिकली बाहर गया था मैं ग्रेजुएशन के लिए, मैं बीटेक किया हुआ हूँ। अच्छा। और बीटेक के लिए बाहर गया था, और बचपन से ही मुझे सिविल सेवा में जाने का बचपन से ही शौक़ था। अच्छा। बट उसके लिए भी तो ग्रेजुएशन करना ही पड़ता है, तो मैंने टेक्निकल से बीटेक कर लिया। अच्छा। और इसके बाद मैं उसी समय से सिविल सेवा का तैयारी ही कर रहा था, और फाइनली आज जाकर सिलेक्शन। कौन सा मतलब कौन सा ब्रांच क्या था बीटेक? मैकेनिकल। यस। इसका मतलब इंजीनियर बनने का भी कुछ था आपको सपना? नहीं सर, बचपन से ही जिस समय हम लोग 12th पास किए थे, उस समय 2 प्रकार का क्रेज था, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। तो उसी में मैं भी बीटेक में एडमिशन ले लिया। बट एडमिशन लेने के बाद मैं सोचा कि चलो एक सपोर्टिंग डिग्री हो जाएगा, इसके अलावा कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो मैं इसके थ्रू अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकता हूँ। बट तैयारी कर हमको अपने आप में लगा कि नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं चाहूँगा तो अच्छा जॉब ले सकता हूँ, और थोड़ा सा घर का भी सपोर्ट रहा, उसी के बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, आपके भाई डॉक्टर हैं? जी जी जी। जो बड़े भाई हैं? जी जी, मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, जिनका पिछले बार ही फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, डॉक्टर का छोटा भाई अक्सर देखा जाता है कि जिस फील्ड में लोग जाते हैं, घर के लोग अक्सर उस पीछे उसी फील्ड में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का पूरा फैमिली बैकग्राउंड है आपका। नहीं, हाँ, बावजूद इसके आप जेपीएससी परीक्षा की तरफ रुक किए। मतलब ये प्रेरणा मतलब कुछ इंसिडेंट देख कर लगा था या ऐसे ही मन किया कि नहीं करना चाहिए? सर बेसिकली हम लोग 2 भाई हुए। एक मेरे बड़े भैया हुए हैं डॉक्टर दीपक, और एक हम हुए। तो चाचा जी का शुरू से ही सपना था कि एक को डॉक्टर बनाएंगे, एक को इंजीनियर बनाएंगे। तो क्या बोलते हैं, बड़े भैया तो डॉक्टर बन गए, हम भी इंजीनियर बन तो गए, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया। तो वो तो एक मतलब अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मैंने डिग्री कर लिया। लेकिन चाचा का शुरू से ही शौक था कि नहीं, एक को एडमिनिस्ट्रेशन में ही भेजना है। तो चाचा का सपोर्ट था कि नहीं, अच्छे लेवल पे जाना है जिससे घर का मान मर्यादा और ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसी के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया, और आज मैं जेपीएससी में सिलेक्टेड हो गया हूँ। मतलब ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है सर, ये इनके साथ साथ ये पूरे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। मैं जब इनके बारे में जाना इतना प्रेरित हुआ कि मैं भागा पहले तो इनके घर गया था, जहाँ इनका रेजो गांव है वहाँ पे गया, लेकिन वहाँ पे इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पता चला कि अभी ये मेराल में आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे मेराल आकर के इनसे मिल रहे हैं। और इनकी कहानी जितने भी लोग सुन रहे हैं वह अपने आप को एक प्रेरणा का एक कैटलिस्ट के रूप में ये काम करें, उनको प्रेरित हो रहे हैं।
कुछ और चीज़ जो हम लोगों के बीच में गए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा। जब उनको पता चला कि आप जा रहे हैं तो भाई ये चीज़ उनसे ज़रूर पूछिएगा कि जब इनके पिताजी की देहांत हो गई तब इनकी माँ उस वक्त अपने आप में इतना पीड़ा झेल रही थी आपको यहाँ तक ऑफिसर बनाने में माँ का कितना आप योगदान देख पाते हैं? किस तरह? सर देखिए, माँ का रोल तो कोई ले ही नहीं सकता है, माँ का रोल तो अलग लेवल है। और जहाँ तक माँ की बात रहे तो माँ एक तरह से बैकबोन का काम करती है, घरेलू से लेकर बाहरी से लेकर सपोर्टिंग एलिमेंट माँ है। माँ के बिना तो शायद हम कुछ कर भी नहीं पाते, और वही वजह है कि आज माँ भी बहुत खुश है और बाकी मेरे दोस्त लोग भी खुश हैं। और सर मैं इसी में एक बोलना चाहूँगा, एक मेरा दोस्त है अमित कुमार पासवान, जिसका प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आज तक मेरे साथ बना हुआ है। सुख दुख अच्छा बुरा हर कंडीशन में मेरे साथ रहता है, ठीक ना। तो उसका ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ऐसे मेरे और 2-4 दोस्त हैं जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। इसके अलावा मेरे भैया और चाचा का तो सपोर्ट है ही। और सर माँ का स्थान तो अलग ही होता है, उनका तो कोई ले ही नहीं सकता है। अच्छा पंकज जी, आप बोलते बड़ी मतलब इज़्ज़तदार लहजा से आपके मुंह से हमेशा निकलता है। ये जो है मतलब कोई स्कूल में नहीं मिलता है, नहीं बताया जाता है कि ऐसे लोगों को इज्जत करना है, ऐसे करना है। मतलब जब से मैं आपसे मिला हूँ, ऑन कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कैमरा ऑफ था तब भी मैं आपसे बात किया तो ऐसा लगा कि आपके अंदर मतलब ये जो वार्तालाप करने का तरीका इतना गहरा, मतलब लोग किसी को सम्मान के प्रति इस तरह बात करना, ये मतलब कहीं स्कूल से सीखा या घर से ही से मिला? नहीं सर, एक्चुअली मेरे दादाजी किसान हैं, जो कि हमेशा खेतों में ही काम करते थे। लेकिन दादाजी बचपन से ही, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चाहे अच्छा हो, हम लोग घर में सारे लोग को एजुकेशन अच्छा दिलाए हैं। दादाजी अपने सारे बेटे को अच्छा एजुकेशन दिलाए और वर्तमान में भी हैं भी। और फिलहाल में हम लोग को भी नैतिक शिक्षा चाहे एजुकेशन में बहुत बड़ा उनका सपोर्ट रहा। और जहाँ तक लहजा की बात रही तो ये सर कहीं किसी से मिलता नहीं है, तो घर से ही मिलता है। और उसी की वजह है कि दादाजी का ही था कि आज हम लोग सब भाई अच्छे जगह पे हैं। मेरे चाचा के लड़के 2 MBBS कर रही है, एक बहन MBBS कर रही है, भाई अभी 12th क्लास में है, भैया डॉक्टर बन गए हैं, चाचा अच्छे पोस्ट में हैं। आज मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे छोटे चाचा गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे बुआ के लड़का डॉक्टर हैं। तो सर ये बात तो सिर्फ मेरा नहीं है, ये दादाजी का ही सपोर्ट रहा कि आज हम लोग का बिहेवियर भी अच्छा रहा और लगभग पूरे फैमिली हम लोग सेटअप हो चुके हैं। कहते हैं ना सर कि बरगद का टहनी क्या में अंतिम छोर में भी जाएंगे तो बरगद का ही गुण मिलेगा। ये बड़े वृक्ष के जो पत्ते भी होते हैं सर, उसमें बड़े का ही गुण आता है। और शायद यही कहानी ये कहना चाह रहे थे जो हम शॉर्ट में बताए, यही चीज़ होती है कि जैसा आप संस्कार देते हैं वैसा दुनिया में झलकता है। कुछ और चीज़ हम पूछना चाहेंगे दीपक जी, जो हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने बताया कि आप उनसे ज़रूर पूछे। कुछ बच्चे जो पढ़ रहे थे, JPSC की तैयारी कर रहे हैं अभी भी हमारे क्षेत्र में, उन लोगों का क्रेज हुआ जब से वो लोग जाने की हम चूँकि हमने सोशल मीडिया पे आपको कन्वर्सेशन बोला, अब बोला कि मैं इंटरव्यू लेने जाने वाला हूँ, तो लोगों ने हमसे पूछा कि पूछिएगा कि JPSC अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो किन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि हम जल्दी क्रैक कर सकें? सर JPSC की तैयारी करने से पहले लोगों को एक तो कमिटमेंट होना चाहिए कि हमको JPSC करना है। और दूसरा की बात सर, जो अगर 6 to 12th जो NCERT बुक है, NCERT को बेसिक मजबूत कर लेना है। अगर बेसिक मजबूत हो गया तो कोई सा भी एग्ज़ाम निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, चाहे वो JPSC हो चाहे UPSC हो। NCERT का रोल ज़्यादा है। और सर डेडिकेशन चाहिए, बिना डेडिकेशन और डिसिप्लिन का सर अभी वर्तमान जिस प्रकार से बेरोजगारी का दौर है उसमें सरकारी जॉब लेना बहुत मुश्किल वर्क है। अगर डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर इसको नियमित स्टडी किया जाए, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, तो सर किया जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या लगता है कि जिसके पास पैसा नहीं है, मतलब बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे बच्चों के लिए क्या JPSC में नौकरी लेना बिल्कुल असंभव है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंटरनेट इतना ज़्यादा गांव-गांव तक फैल गया है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो दिल्ली हैं, रांची हैं, पटना है, वो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। बट ऑनलाइन कोर्स देखने के लिए सर आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि लेक्चर देख रहे हैं और हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आज का कल देखेंगे, कल का परसों देखेंगे, तो सर वैसे नहीं होता है। ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से मिनिमम फी पे सर तैयारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टाउन ही जाना जरूरी है, घर से भी किया जा सकता है। डेडिकेशन हो तो घर से भी ये नौकरी ली जा सकती है अगर उस टाइप का समर्पण दें तो? नहीं सर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कभी कोई कोचिंग नहीं किए, कोई क्लास नहीं किए, सिर्फ ऑनलाइन के बल पे और यूट्यूब पे ही बहुत सारे कंटेंट है कि उससे तैयारी करके आज जाकर डिप्टी कलेक्टर और DSP तक भी पोस्ट पाए हैं।
तो ये एक कहानी है सर जो अंदर से निकल कर आती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है तो हम शायद बड़ी नौकरी नहीं ले सकते हैं, मतलब डेडिकेशन होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल कि आप घर से भी नौकरी कर सकते हो, भी बड़ा पद, इस तरह का पद जो जेपीएससी में जो बन रहे हैं, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, और यहाँ पे आपका ये एसटीओ बन, ये सब कुछ भी बना जा सकता है। अच्छा पंकज जी, अब इस सेशन को हम अंत करने वाले हैं। अब ऐसा सवाल पूछेंगे जो अनऑफिशियल सवाल है। अभी कुछ दिन 2017 या 18 समथिंग में दरोगा का बहाली आया था। उस वक्त बहुत सारे लोग, कुछ हमारे सर्किल के भी लोग दरोगा बने और कुछ नहीं भी बने देवघर साइड से कुछ, क्योंकि मैं दरोगा लोग से मिलता रहता हूँ, इंटरव्यू के दौरान मुझे मिलना होता है सबसे। एक दरोगा से हमारी मुलाकात हुई थी। हमने उनसे पूछा था कि भाई दरोगा होने के बाद आपकी शादी हुई तो आपने कितना तिलक लिया? ये अनऑफिशियल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि 50 लाख तिलक मिला था। तो क्या लगता है कि बड़ा नौकरी लेने के बाद लोग बड़ा तिलक नहीं लेंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है। अब तो हम सारे लोग के बारे में नहीं बता सकते हैं, बट जहाँ तक सर मेरे दादाजी का बात है, मेरे बड़े भैया का भी शादी हुआ है, मेरे बुआ के लड़के का भी शादी हुआ है। तो दादाजी उस समय भैया को डॉक्टर होने के बावजूद भी विदाउट दहेज का किए, 1 रुपया पैसा नहीं लिए। तो सर हमारे घर में दहेज का तो सिस्टम है ही नहीं। तो सर वैसा नहीं है कि आप बड़े जॉब ले लिए तो ज़्यादा दहेज चाहिए, छोटा जॉब है तो कम दहेज चाहिए, जॉब नहीं है तो कोई दहेज नहीं चाहिए। सर ऐसा कुछ बात नहीं है। ये संस्कार का फ़र्क होता है सर। पद का ये जो बोला जा रहा है ना बात, ये पद से नहीं बोला जा रहा है, ये संस्कार से बोला जा रहा है। इनके घर का संस्कार है और शायद इस संस्कार का ये पालन सदियों से करते आ रहे हैं इनके परिवार, तब ये इस टाइप का बोल पा रहे हैं। और ये बोलने की जो हिम्मत आ रही है कि हम इतना बड़ा नौकरी पाने के बावजूद बिना दहेज के शादी करेंगे, तो ये चीज़ एक ट्रेंड है। ये ट्रेंड है आजकल की युवा जो बड़ी अच्छा लगता है कि कुछ लोग पुलिस बन जाते हैं या तो फिर मतलब कहीं चपरासी का भी जॉब लग जाए तो फिर उनका तिलक जो है वह 11 लाख से कम नहीं होता है। तो ये चीज़ें इंटरव्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे समाज में जो दहेज है वह एक कैंसर बन गया है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि एसटीओ जैसे पद पर बैठा हुआ एक युवक जब आपसे कहता है कि दहेज लेना गलत है और बड़ा नौकरी पाकर दहेज नहीं लिया जा सकता, तो फिर ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। पंकज जी, आपसे बात करके तुमको बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारे दर्शकों के लिए आप अगर और कुछ जो पूछना चाहेंगे, जो कुछ बोलना चाहेंगे जो हम नहीं पूछ सके? हाँ, बस वही है कि देखिए ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है। ऐसा नहीं है, अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ कीजिएगा तो कोई सा भी जॉब को निकाला जा सकता है और लाइफ सिक्योर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे एसटीओ साहब पंकज कुमार यादव जी, जिनसे हमने बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और अंत में यही कहूँगा इनके लिए कि एक कहावत है कि ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर उसी से तलाश करो। आज हम उसी टाइप के एक शीशे के साथ बैठे थे जिनके अंदर पत्थर को भी तोड़ने की क्षमता है। एक विपरीत परिस्थिति जब इनके पिताजी नहीं रहे, वैसे हालात में भी एसटीओ जैसे पद को ग्रहण किए हैं पंकज जी। हमारी पूरे टीम की ओर से इनको हम बधाई देते हैं। और साथ ही आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, आपका विचार के लिए आपका कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे थे मनोज कुमार चौधरी। इस न्यूज़ को आप लीड इंडिया न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Share and subscribe. www.in